नमस्कार। कौन बनेगा प्रधानमंत्री का कारवां पहुंच गया है बिजनौर। राजनीति का ये कुरुक्षेत्र है। ये सीट ऐसी है कि यहां से पहली बार मीरा कुमार सांसद बनी, बहन जी मायावती पहली बार यहां से सांसद बनी और हारे रामविलास पासवान, जया प्रदा और खुद 1991 में बहन जी यानी मायावती भी चुनाव यहां से हार चुकी हैं। तो ये ऐसी सीट है कि बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन यहां की जो स्थिति है वो बेहद खराब है। लेकिन आज बात यहां होगी बिजनौर में चुनावी चर्चा के साथ राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर एक चर्चित बयान को लेकर। देश के जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके का कहना है कि अगर इस चुनाव में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन होता है तो राहुल गांधी को ब्रेक ले लेना चाहिए, यानी कांग्रेस को किसी दूसरे नेता के हवाले कर देना चाहिए। पीके ने अखिलेश यादव के चुनाव जीतने की क्षमता पर भी सवाल खड़े किए हैं और बिजनौर के लोगों से पूछेंगे कि पीके की सलाह पर उनका क्या कहना है। लेकिन देख लीजिए वार पलटवार। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उन्हें सब पता है। भाई 10 साल आपने प्रयास किया, 3 चुनाव लड़े, किसी वजह से सही या गलत आपको सफलता नहीं मिली। देयर इज नो हार्म इन जस्ट स्टेपिंग, टेकिंग अ बैक स्टेप। भैया तुम चला के देखो 5 साल। कंसल्टेंट्स की बात पर जवाब नहीं देते, राजनीतिक लोगों पे बात करिए, कंसल्टेंट्स की बात पे क्या जवाब देते? कांग्रेस में अंदरूनी कला है दीदी, क्या हार के डर से? एक खेमा ऐसा है जो चाहता है कि राहुल गांधी को नेतृत्व से मुक्त किया जाए। बाकायदा राहुल गांधी 10 साल तक उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया अपनी ही पार्टी का, और एक एक करके सब लोग डूबती नैया को छोड़कर भाग रहे हैं। अखिलेश यादव के सपा के नेता बनने के बाद आज तक समाजवादी पार्टी कोई भी चुनाव लोकसभा या विधानसभा में जीत नहीं पाई, ना विधानसभा ना लोकसभा। उनकी जगह वहाँ पे वो है नहीं, और वो जो कुछ भी करेंगे उससे फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, हो रहा है, होता रहा है। महात्मा गांधी का जो सपना था और जो उनका संकल्प था कि कांग्रेस पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए, डिसॉल्व हो जाना चाहिए, लोक सेवा संघ खोल लेना चाहिए। क्या राहुल गांधी बाकायदा इसी दिशा में काम कर रहे हैं? आप कर भी नहीं पा रहे हैं और उसको छोड़ भी नहीं रहे, दूसरे को मौका भी नहीं दे रहे हो, तो वो मेरी समझ से वो एंटी डेमोक्रेटिक भी है। आपको 3 मौका मिला ना भाई। 2014 का आपके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, आपने चुनाव लड़वाया। 2019 में आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे और आज भी कांग्रेस आप ही चला रहे हैं। अगर किसी वजह से तीनों चुनाव में सफलता नहीं मिली, कांग्रेस की कमान उनके हाथ में है, कांग्रेस चला वो रहे हैं, उनको प्रयास करना चाहिए, सफलता मिले, लोग उनके जो समर्थक हैं उनको लगना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर न मिले तो इसको जिद का विषय नहीं बनाना चाहिए कि मैं ही करूँगा। मोदी के बचाव में प्रशांत किशोर जैसे लोग लग गए। प्रशांत किशोर जी इवेंट मैनेजर हैं, वो अपने पीआर एजेंसी को बेहतर करने के लिए इस तरह की राजनीति, इस तरह की बातें करते रहते हैं। जब राहुल गांधी से संभल ही नहीं रहा, 10 साल से कोशिश में लगे हुए हैं, फिर भी हार पर हार हो रहा है, तो क्यों नहीं छोड़ देते हैं? टिके हुए हैं, अलोकतांत्रिक है टिके रहना। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है अखिलेश यादव पर कि भैया उपनाम से कुछ नहीं होता है, पिताजी के नाम से कुछ नहीं होता है। पिताजी ने अपनी कर्मठता से, अपने पराक्रम से पार्टी की स्थापना की, लेकिन ये अब लाइबिलिटी हो गया है और अखिलेश यादव संभाल नहीं पा रहे हैं। तो कांग्रेस से पूछते हैं, 10 साल से हार पर हार होती जा रही है, काहे चिपके हुए हैं? प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि राहुल गांधी से संभलता नहीं है, छोड़ दे। एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। ये जमी बेच देंगे, ये गगन बेच देंगे, ये कली बेच देंगे, ये चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। आज जिस तरह से आप राहुल गांधी पे उंगली उठा रहे हो, आप चौथा स्तंभ हो। आपको ये सवाल नरेंद्र मोदी से भी पूछना चाहिए। ये मुनीश त्यागी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। ये 70 साल तक कहाँ रहे? 70 साल तक गायब थे। मैं तो राहुल गांधी की बहादुरी को दाद देना चाहता हूँ कि वो बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं, हारे हैं या जीते हैं,
लेकिन इस मुल्क की लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। उन्होंने इनका मुंह फेरने का काम किया है और आने वाले देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, ये बताना चाहता हूं। बढ़िया। हनी फैजल साहब समाजवादी पार्टी के, जैसा कि लगातार आप पे सवाल खड़ा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई संभल नहीं रहा है, उपनाम से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उपनाम के कारण नेता बनना आजादी के बाद के युग में अब फायदे का विषय नहीं है, लेकिन अब एक ये बोझ है, चाहे वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो सकता है कि उनकी संबंधित पार्टियां उन्हें अपना नेता मान ले, जनता मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए 14 हारे, 19 हारे, 17 हारे, 22 हारे, 24 में क्या? 24 में जो 12 में 14 में आए थे वो जाने वाले हैं। 24 में जो राज करने जा रहे हैं वो वही युवा राज करने जा रहे हैं जिनका आप नाम ले रहे थे, और उनके पीढ़ियों से देश की सेवा में वो लोग काम करते चले। बोझ हो गए कह रहे हैं प्रशांत किशोर के मान का नहीं। प्रशांत किशोर जी का खुद का जो उनकी नीतियां हैं वो भी कहाँ काम कर रही हैं, वो भी एक ही चुनाव में काम करी हैं। आगे वाले चुनाव में तो वो खुद भी बोझ हो गए फिर अपनी कंपनी के ऊपर। सही बात है, सवाल खड़ा कर दिया। और बसपा वाले साहब आप बताइए, आप पे तो ठीक ही है, आपने भी तो लॉन्च कर ही दिया है आकाश आनंद को, आते हैं रावण को घेरते हैं, बोलते हैं। बसपा का अब कुछ बचा है? एक सामाजिक क्रांति के तौर पर काशीराम ने एक आंदोलन खड़ा किया। फोन देखने से कुछ न होगा, इसमें लिखने से कुछ, पढ़ के कुछ नहीं होगा, पढ़ के बोलने से, देखने से अपनी पार्टी का पक्ष नहीं रख पाएंगे। सवाल सुनिए, सवाल ये है, सामाजिक क्रांति काशीराम ने, अब काशीराम की छत्र छाया में मायावती जी, अब उन्होंने इस आंदोलन को आकाश आनंद के हवाले कर दिया। लड़ पाएंगे क्या चंद्रशेखर से? बिल्कुल लड़ पाएंगे, क्योंकि हमने तो बाबा साहब के सिद्धांतों पे काम किया है। माननीय बाबा साहब और काशीराम के सिद्धांतों पर काम किया है। तो बाबा साहब और काशीराम ने यह नहीं कहा था कि अपने आंदोलन को अपने लोगों को दे दो, जो काबिल होगा। काशीराम ने काबिल मायावती जी पर दांव लगाया था, 4 बार मुख्यमंत्री रही और दलित समाज की सबसे बड़ी नेता के तौर पर। आपने तो चंद्रशेखर से लड़ने की हिम्मत है, लड़ पाओगे? देखिए बहन जी, आज भी दलित समाज की सबसे बड़ी नेता है। और रही बात चंद्रशेखर की, अभी चंद्रशेखर स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तो उनका भविष्य भी नहीं पता कहाँ जाएंगे वो। उनका ये नहीं पता कब भाजपा में चले जाए, कब आरएसपी। पार्टी का भविष्य बचा है कोई? जी, हमारी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है और 2024 में बहन जी पीएम बनाएंगे हम। पीएम बनाएंगे, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से क्या पूछा जाए कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आप तो 400 के पार ही बोलेंगी, 400 पार मत बोलिएगा, मोदी जी भी बोलते हैं। आप ये बताइए कि बिजनौर की जो जनता है वो पिछली बार तो आपको हरा दी, तो ऐसा क्या है जो सवाल प्रशांत किशोर ने कहा है कि राहुल गांधी को हट जाना चाहिए, अखिलेश यादव, आज तो बड़ा खुश होंगे, बहुत खुशी होगी आपके मन में? नहीं, देखिए ऐसा है, 400 आपने कहा 400 पार नाम नहीं लीजिएगा, हम 2029 की तैयारी में हैं और अभी जी तो 47 की तैयारी। हाँ जी बिल्कुल, एकदम हम नेक्स्ट। और आपने कहा कि हरा दिए थे, इस बार हम कई लाख वोटों से जीतेंगे। और अभी आज आपने पीके के जो स्टेटमेंट की बात करी है, प्रशांत किशोर ने जो कहा है, अरे ये दोनों पार्टियों की दुविधा ही ये है, युवराजों के लिए ये जो है तैयारी करते हैं। आप एक चीज़ देखिए, आज शिवपाल चाचा जी ने क्या कहा, मेरे बेटे को बदायूं से टिकट दे दो, क्योंकि मुलायम सिंह तो बेटे के लिए धरती तैयार कर गए, अब इनके लिए। और 10 साल पूरे ये लगा दिए युवराज बनाने में, राहुल गांधी को नहीं बन पाए और ना आगे बन पाएंगे। ये सवाल जनता से ले लेते हैं। ये बताइए कि मैडम, जो राहुल गांधी को हटाने की बात की जा रही है, नहीं संभाल पा रहे हैं, छोड़ देते, काहे को लड़े रह रहे हैं, किसी दूसरे नेतृत्व को लाते। वे आज की जनता की आवाज़ है, विपक्ष की आवाज़ है, किसान की आवाज़ है, आम जनता की आवाज़ है, दलित की आवाज़ है, सबकी आवाज़ है। राहुल गांधी जी क्यों छोड़ देंगे? वे अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं। और रही बात, राहुल गांधी आज भी युवराज हैं, कल भी युवराज रहेंगे। राहुल गांधी देश की शान है। राजा नहीं बन पाएंगे युवराज। देखिए, जो युवराज है वो राजा भी बनता है, ठीक है। आप तो जितना अच्छा बोल रही हैं, राहुल गांधी को आप ही को बना देना चाहिए, तब भी पार्टी का कुछ भला हो जाए। देखिए राहुल गांधी जी, जैसा कि ये राहुल गांधी के नाम खराब करने का काम करते हैं। राहुल गांधी बहुत अच्छे इंसान, और भाजपा सरकार केवल अपने बारे में सोचती है, वो सबके बारे में सोच रहे हैं, दलित समाज के बारे में। मैं इनसे सोच रहे हैं। मैडम ये बताइए, खड़े होइए, जो बताइए जरा कि ये जो आपने सवाल सुना ना, तो आपको क्या लगता है? राहुल गांधी युवा हैं, अभी तक युवा हैं, और पीके कह रहे हैं कि भाई कुछ होगा नहीं, संभल नहीं रहा, उनसे छोड़ना चाहिए, आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। राहुल जी ने किया ही क्या है आज तक? योगी जी आए, योगी जी ने आके देखो कि सब चीज बदल गई है। आप योगी जी को देखिए, क्या 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 पढ़ाई में, एजुकेशन में, सब चीज में डेवलपमेंट आ चुका है।
और एज अ यूथ हम जानते हैं कि क्या क्या प्रोग्रेस हो चुका है, तो मैं पूरी फेवर करती हूँ योगी जी के लिए। यस दैट्स इट। योगी जी और राहुल जी की एक ही उम्र है। हाँ जी एक ही उम्र है। और राहुल जी क्या है कि वो पहले से ही नेता है, उनको पता है कि क्या क्या होना चाहिए, और योगी जी ने अभी कदम रखे हैं, वो शेर की तरह गर्रा रहे हैं। और योगी जी वरिष्ठ हो गए और राहुल जी अभी भी युवा है। हाँ जी, आप ही के जैसे। हाँ जी, उनकी सोच युवा है। हाँ जी। अच्छा, योगी जी की सोच युवा है। ये योगी जी अभी तक जो करंट है, बच्चों की तरह सोचते हैं, बड़ों की तरह भी सोचते हैं। उनका माइंड बिल्कुल अलग ही है। डेवलपमेंट की तरह अगर योगी जी मोदी जी हमारे साथ रहेंगे तो हमारी इंडिया बहुत डेवलप्ड हो जाएगी। ऐसा आप भरोसा कैसे कर पा रही हैं योगी मोदी की जोड़ी पे? योगी मोदी जी की उनकी सोच देखिएगा, उनकी सोच से आप अगर और किसी से भी पूछिएगा, आप क्या सेटिस्फाई है योगी जी के लिए? देखिएगा, जनता को देखिएगा, हम नहीं बोलते, सब बोल रहे हैं। क्या कर दिया है लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए? कैसे कर दिया? महिलाओं के लिए अगर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाए तो स्पोर्ट्स है, अगर एजुकेशन के क्षेत्र में जाए तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो उनको चांसेस दे रहे हैं कि वो आगे पढ़े, सारी फील्ड में उनको चांसेस मिल रहे हैं कि वो इन फ्यूचर अपना अच्छे से प्रोग्रेस करें। अच्छा। यस, फ्यूचर का ध्यान रख रहे हैं। बताइए मैडम, आप भी देखिए, इस देश बढ़ेगा, फ्यूचर बनेगा तभी तो देश बढ़ेगा। भविष्य तो आप ही लोग हैं। हाँ जी, हम ही लोग हैं, तभी तो उनको वो बदल रहे हैं। कानून व्यवस्था चकाचक है, सब चकाचक है। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी जी ने और मोदी सरकार ने 33% आरक्षण दिया है महिलाओं को। आज तक किसी सरकार ने दिया? बताइए भाइयों, दिया क्या आज तक किसी सरकार ने? नहीं दिया ना, तो इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। अगला सांसद आप वो बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। बिल्कुल 33% आरक्षण मिला तो जरूर बनूंगी। 33% आरक्षण से बिल्कुल। कुछ काम नहीं किया क्या, खाली आरक्षण? बहुत कुछ दिया है। उज्ज्वला योजना के साथ इन जितनी भी महिलाएं हैं, आप उनसे खुद पूछिए कि उन्हें क्या नहीं दिया। उज्ज्वला योजना क्या दिया भाई? उज्ज्वला योजना दी है, इज्जत घर दी है, सबसे बड़ी बात वो दिया है। नहीं दिया, ये वो जाते थे ये रेल की पटरी पर, दिया है नहीं दिया? बताइए, इससे बड़ी बात है नहीं है? तो फिर तो बताइए, दिया है नहीं दिया? दिया भाई, मैं भी मान गया। तो बिल्कुल, तो और मैं क्या बताऊं, और सब पूरी जनता जानती है। तो कान पकड़ के लगता है कि मुझसे मनवा दे। बिल्कुल मनवाऊंगी। योगी जी देख रहे हैं आप, बिल्कुल जी। लेंगे 33% आरक्षण में आपको चुनाव भी लड़ा देंगे। बताइए मैडम, आप भी हाथ उठा। भैया देखिए, मोदी जी ने जो किया है महिलाओं के लिए, इतना किसी ने आज तक नहीं किया, ना कोई करेगा। और रही बात उसकी, पहले हमारे देश पे कितने जवान मारे जाते थे, अब मोदी जी ने कितना खुला छूट दी है एकदम से। मुझे गिनवा दे, क्या किया महिलाओं के लिए, मुझे गिनवा दीजिए। अरे मणिपुर में कुछ नहीं बोले, कानपुर में 2 लड़कियों का रेप करके टांग दिया, उस पर कुछ नहीं बोले, दलित समाज के लिए कुछ नहीं बोले, क्या कर दिया उन्होंने। और मैं बताऊं, कांग्रेस का काटा हुआ फसल बोई हुई काट रही भाजपा। बताओ भाई, बहुत बोल रहे हो, जवाब उन्होंने ये बताओ। सारे जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है सब उनकी बनाई हुई, ITI उनकी बनाई। बस चांद पे जाके दिखा रहा है, उस पर करोड़ों रुपए वेस्ट कर रहे हैं। गांव में जाके देखो किसान कितना परेशान है। मेडिकल आप पढ़ाई की बात करें तो मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, और आप रेप की बात करिए तो रेप सबका निजीकरण करते हैं। दलित समाज के लिए क्या कह रहा है ये बताओ। और हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए 1950 में अम्बेडकर जी 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है आप बताइए। 70 साल में कुछ किया है कांग्रेस ने? जितना योगी जी ने किया है, मोदी जी ने किया है, किसी ने नहीं किया। शौचालय पूछिए सवाल उनसे, वो कह रही है, साफ कह रही है कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी और कुछ नहीं करा था। सही बात है, इमरजेंसी लगाई थी, उस समय की वो हालात थी। महिलाएं जो आज ये महफूज 70 साल का जो गड्ढा खोदा था ना, वो बीजेपी भर रही है अब, और एकदम नहीं भरा जाएगा। हाँ, 70 साल का इतना बड़ा गड्ढा बीजेपी भर रही है, कोई नहीं भरेगा, वो बीजेपी। अरे कौन सा गड्ढा खोदा, मुझे स्पष्ट में बताइए। इज्जत घर की बात करते हैं, इज्जत घर गांव से बाहर बना दिए, उसमें ताले लग रहे हैं। कहाँ का इज्जत घर? अरे आज टंकियां बन रही हैं, वो 20 साल पहले बननी चाहिए थी। आज गरीब घर में समरसेबिल है, टंकियों पर पैसा वेस्ट हो रहा है। तो वो नहीं, वो अच्छा लगता था कुएं से पानी भर रहे हैं, समरसेबिल बढ़िया। मैडम को मुझे लगा पता लगाना चाहिए कि आज कौन सा युग चल रहा है। कुएं का तो समय खत्म हो गया, सबके घर समरसेबिल है, टंकी की तो जरूरत ही नहीं है। बताओ भाई, है उठो, बताओ। आप भी खड़े हो, बताओ। इसका जवाब नहीं हो पाएगा। कौन सा पैसा वेस्ट किया है? समरसेबिल प्रोवाइड किए कि गांव में दिक्कत हो रही है, फिल्टर्स लग नहीं पाते, तो इसीलिए समरसेबिल लगा है।
साथ चलिए मैडम, गांव में जाकर आपको क्या दिक्कत हो रही है? में 24 घंटे लाइट है, 24 घंटे लाइट है। आजकल लड़कियां इतनी सुरक्षित है। शहरों में 24 घंटे नहीं है, शहरों में 24 घंटे लाइट मोदी जी की वजह से नहीं है, योगी जी की वजह से नहीं है, वो जो अखिलेश जी की वजह से आई थी लाइट, ये भी मैं बता दूं आपसे। और दूसरी बात, गड्ढे भरने का काम मोदी जी ने नहीं किया है, कांग्रेस ने किया है। यहाँ सुई तक नहीं बनती थी, आज एरोप्लेन तक बनता है। और आप कहते हैं आपके पास तो यूपी का मुख्यमंत्री बनाने लायक कोई आदमी नहीं, उत्तराखंड से ठाला है और सब कुछ संसद विधानसभा है महाराजों के लिए। कोई कांग्रेस ने वो किया है जो आप लोग कर ही नहीं सकते हैं। और जो रहे 33% रिजर्वेशन की बात महिलाओं के लिए, वो सोनिया जी ने उठाई थी आवाज, सोनिया जी ने आवाज उठाई थी। सब विपक्ष, आप लोग जब विपक्ष में थे उसका विरोध अखिलेश यादव ने उत्तराखंड क्या बाहर है इंडिया से? ये बताइए कि उत्तराखंड से योगी जी को कोई ऐसा आदमी नहीं जो मुख्यमंत्री बने हैं भैया, उत्तराखंड से लाके कितना भ्रष्टाचार था कांग्रेस के राज में, और योगी राज में कितना अच्छा है, महिलाएं कितना सुरक्षित घूमती है। राहुल एक बात और कहना चाहती हूँ, शांत रहिए। एक बात और कहना चाहती हूँ, राहुल गांधी अगर हम भी ऐसे करेंगे तो गलत। मैं सभी पार्टियों के प्रत्याशियों से कहना चाहती हूँ कि आप बिजनौर से मीरापुर तक की सड़क आज तक ठीक नहीं करा पाए, जो कि एक जख्म है। रोज वहाँ पे एम्बुलेंस में मरीज मर रहे हैं। हम नोएडा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हमें प्राउड फील होता है, लेकिन कोई हाँ जी, ये कुछ नहीं चलने के लिए आप कुछ नहीं, इससे नहीं दिखाई दे रही है आपको? जहाँ की बन गई वहाँ तो दिखाई बन गई, वहाँ नहीं दिखाई दे रही। एक बात सुनिए, ये प्रोजेक्ट भी कांग्रेस का था, जो आप चारों तरफ जाल देख रहे हैं, सिर्फ इन्होंने फीता काटने का काम। बट कांग्रेस के पास पैसा नहीं था, कहाँ से करते वो पैसा? पैसा तो मोदी जी की वजह से आया। जितने भी सारे भारत तीसरी अर्थव्यवस्था पर था, आज 5वीं पर है। मैं कमलेश भुयार, मैं मोदी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि जब मणिपुर में महिलाएं झुलस रही थी और महिला का उत्पीड़न हो रहा, जैसे सरकार नहीं है। अरे पुरुषों से भी पूछ ले भाई, मणिपुर में प्रधानमंत्री क्यों नहीं? मोदी राज में कितना अच्छा है, और कांग्रेस के राज में कितना भ्रष्टाचार था, कितने भ्रष्टाचार। आज सिखों का कत्लेआम करवाया दिल्ली में, वो कहाँ गई राहुल सरकार? अच्छा ये बताइए, जितने भी भ्रष्टाचारी है सब बीजेपी में चले गए हैं। अब धुल के वॉशिंग मशीन में सब अब सही हो गए हैं। सब जब कांग्रेस में या किसी पार्टी में थे तब वो सब भ्रष्टाचारी थे, अब कोई भ्रष्टाचारी नहीं रहा है। ये सब बीजेपी सब कहती है सब ठीक है, अब सब भ्रष्टाचारियों को सबको वॉशिंग मशीन में धो के सब ठीक कर दिया उन लोगों ने। गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे। हम नरेंद्र मोदी को यहाँ से राहुल गांधी को कह रहे हो कि वो तो बहुत चुनाव हरा दे रहे हैं, हटाओ। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। कि महिलाओं को कहाँ से इन्होंने ऑटो विधानसभा एक भी महिला उतारी हो तो हमारे। चलिए भैया पूछ लेते हैं, और भी कोई पूछेगा? पुरुष यहाँ तो महिलाएं बहुत हावी हैं, बताओ भैया। ये जितना भी, मैं आपका समय बहुत बहुमूल्य है, मैं बस इतना बताना चाहूँगा कि लोग कितनी भी लड़ाई कर लें, कितना भी झगड़ा कर लें, सरकार मोदी जी की आनी है बस मैं एक ही लाइन बोलूँगा, बाकी और लोग का भी आप जानते रहिए। आपने एकदम तय कर लिया? बस तय मैंने नहीं किया है, देश की जनता ने किया है। चलो भैया आपको बताओ, खड़े हाथ। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, अभी मैडम ने कहा कि राहुल गांधी युवराज थे, युवराज ही रहेंगे, तो युवराज के पास तो बहुत सारे ही सुविधाएं होंगी, और राहुल गांधी जी ने 2 बार भारत जोड़ो यात्रा निकाली, तो भारत जोड़ो यात्रा में क्या बिजनौर नहीं आता? ठीक है, वो पूरा देश बता। देखिए, हम जो है अब दोनों लोकसभा सीटें जीत रहे हैं, पीड़ा अच्छी है, हम पीड़ा समझ सकते हैं इन लोगों की, क्योंकि हम इनकी जमानत जो है वो जब्त कराने वाले हैं। ठीक है, सवाल होता है, जो मंचस्थ लोग हैं, योगी जी इसी बिजनौर में आते हैं, कहते हैं कि हम राम को भी लाए हैं और राम नाम सत्य भी कराते हैं। तो योगी जी की जो ठोको नीति है और राम नाम सत्य वाली नीति है, राम को लाने वाली नीति है, इसका कितना फायदा आपको यहाँ मिलेगा? हमें जो फायदा मिल रहा है वो हमारी योजनाओं का मिल रहा है। मैं उन बहन का एक जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा जो कांग्रेस ने बोया उसको हम काट रहे हैं। वाकई में ही मणिपुर की जो घटना है, संदेश खाली की जो घटना है, वो कांग्रेस के बोए बीज हैं, जिसकी जड़ें हम काट रहे हैं। और आज जितनी योजना है, ये बेरोजगारी की बात करते हैं, आज एक जिला एक उत्पाद के अंतर आप बिजनौर में देखिए, नगीना की काशकला देखिए, शेरकोट का ब्रश का उद्योग देखिए, और आज हमारे यहाँ से कितना चावल और गुड़ निर्यात हो रहा है विदेश में, ये देखिए। और 10 चीनी मिले, चांगीपुर में कितनी बड़ी चीनी मिले। राम राज्य आ गया भाई। आप
एक शेर फिर सुनाऊंगा। घास खाती है दूध देती है गाय की आदत तो देखिए। अरे ये लोग दूध पीते हैं जहर उगलती है इन नागों की फितरत तो देखिए। ये कांग्रेस का बनाया हुआ है जिसे बेच रहे हैं। ये लोग वे हैं जो अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम करते थे। इन्होंने थोड़ा ही बनाया कुछ, मोदी जी के पिताजी ने नहीं बनाया। अरे ऐसा है, इन्होंने क्या बनाया था, एक योजना हो, 1 रुपया वहां भेजते थे, 20 पैसे आते थे। राजीव गांधी जी का, इनके प्रधानमंत्री का स्वयं का वक्तव्य था, यहाँ पर 1 रुपए में से 1 रुपया जमीन पर आ रहा है। डिजिटलाइजेशन इतना है। अरे दलाली वाले तो आज बेरोजगार हैं, दलाली वाले बेरोजगार हैं। जो चेन छीनते थे, जो कुंडल छीनते थे, जो लूट करते थे, वो बेरोजगार हैं। जो गाड़ियां चोरी होती थी, मेरठ में कटती थी, आज वही बेरोजगार हैं। अन्यथा रोजगार इतना है कि घर घर में बहनें समूह में उत्पाद बना रही हैं, बाजार में बेच रही होंगी। ये जो बीजेपी की बात कर रही है, ये भी कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में नौकरी करती होंगी। इनके पिताजी, इनके चाचा जी कांग्रेस की दी हुई नौकरी थे। और जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये भी बता दें, इनकी नौकरी भी कांग्रेस की दी है। अपने औलाद की लगा के दिखा दे। आज सब कांग्रेस ने दे दिया। कांग्रेस ने ये दे दिया कि अपने युवराज के लिए नौकरी ढूंढते डोल रहे हैं कि कोई इनको एक वोट दे दे और कहीं सांसद बन जाए। अमेठी से तो हार गए, वायनाड से भी अब जीतने वाले नहीं हैं। और हम 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर जीत रहे हैं। भैया बताओ, लोहिया वाहिनी, अखिलेश जी के सिपाही, आप बताओ कि योगी जी कहते हैं कि राम नाम सत्य करा देता हूं, कानून व्यवस्था चौचक रखता हूं और राम को भी लाया हूं, तो होगा मुकाबला। अब जो इंसान राम को लाया हो वो तो बहुत बड़ा भगवान होगा। राम नाम सत्य जो करा देते हैं, गुंडों को मार देते हैं। राम नाम सत्य भी राम ही कराते हैं। उन्हें शायद अभी मुझे लगता है गीता पुराण का सही से ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लड़कियों की खिलाफ नजर उठाएगा, जो बदसलूकी करेगा, हम राम नाम सत्य भी कराते। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा ना। जमीनी स्तर पे आज वो काम नहीं है। लेकिन आज देखा जाए तो महिला उत्पीड़न लगातार, चेन स्नैचिंग के मामले, कानों से बालियां छीन के ले जाने के मामले आज लगातार चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी पीडीए की रणनीति पे काम कर रही है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज को बढ़ावा देने का काम कर रही है। पिछड़े कह रहे हैं कि चेन स्नैचिंग हो रही है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है और लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है। तो बताओ भैया, ये जो कह रहे हैं समाजवादी कह रहे हैं कि बहुत अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रहा है, तो योगी जी क्या किए? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये सिर्फ कह ही रहे हैं। हमें तो ऐसा कहीं पे भी नहीं दिख रहा है इस तरीके की चीजें। कानून व्यवस्था योगी जी के आने के बाद जितनी अच्छी हुई है, पहले हमने किसी सरकार में नहीं देखी इस तरीके की व्यवस्था। महिलाएं बिना डर के घर से बाहर निकल सकती हैं, रात के अंधेरे में अब हमें बाहर जाने में इतना डर नहीं लगता। नहीं लगता? खड़े हो, ये बताइए मैडम क्या कह रही हैं? बिल्कुल सर, ये इनकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और मैंने इस सिचुएशन से बाहर निकल के देखा है कि पहले बहुत ज़्यादा ईव टीजिंग की घटनाएं हुआ करती थी। शाम के समय जब हम नुमाइश के चौराहे पे जा रहे हैं, जजी के चौराहे पे जा रहे हैं, तो कई बारी ईव टीजिंग की घटनाएं होती थी। लेकिन जब से योगी सरकार आई है, हमेशा मोबिलिटी वैन, जो पुलिस की वैन होती है, वो कंटिन्यूसली हमेशा हमारे आसपास घूमती रहती है और मैंने आज तक कोई भी ऐसा लड़का नहीं देखा। सुरक्षित है आप बताइए, खड़े हुए मैडम। हाँ सर। यार कहा जा रहा है कि बहुत असुरक्षित महिलाएं बिजनौर। नहीं सर, हम सुरक्षित है, क्योंकि जिस भी चौराहे पे देखो आप, पुलिस की वैन आपको मिलेगी और आज हम उन्हीं के बलबूते पे यहाँ पे जॉब कर रहे हैं कि हम सेफ हैं। सेफ हैं? यस, सुरक्षित हैं। अच्छा बताओ, बताओ नेताजी, बताओ। अरे कोई बैग लेके ना भागेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। इतने कानून व्यवस्था है, इतनी सुरक्षा है, तो बैग और फोन कौन लेगा? अब वो डर नहीं रहा है महिलाओं में, जैसे पहले हुआ करता था। हर महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है जब से योगी जी की सरकार आई है। बिल्कुल, पुलिस की वैन आपको हमेशा मिलेगी हर चौराहा। सुरक्षित है। बताइए भाई, आप भी खड़े हो जाइए। आप असुरक्षित है क्या? आपको लगता है क्या सुरक्षा? हाँ, सुरक्षा है। सुरक्षा है क्या? सुरक्षा सुरक्षित ही है हम। खड़े होइए, बताइए ऐसा कौन? अरे खड़े हो जाइए, कोई लेके नहीं भागेगा आपको मोबाइल। जी, जब से योगी जी की सरकार आई है, हम सब सुरक्षित हैं। कैसे सुरक्षित हैं? कुछ बताइए, ऐसा क्या दिख रहा है? आसपास जितनी भी जगह होंगी, हम लोग शाम को भी जाते हैं, रात में भी निकल जाते हैं, तब भी हमें सारी जगह पे सुरक्षित ही लगता है। पुलिस आसपास ही रहती है, ऐसा कोई माहौल यहाँ पर नहीं दिखाई देता है जैसा पहले रहता था। नारी शक्ति मतलब बहुत कॉन्फिडेंट है, क्यों? क्या कह रही है? बिल्कुल सर, महिला सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर हमेशा एक्टिव रहता है। इवन आज तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे उस पर कॉल करने की, और मैं चाहती हूँ कि मैं कभी करूँ भी ना, क्योंकि ये 100% श्योरिटी है
बीजेपी से हमें कि हम कभी उस हेल्पलाइन को डायल भी ना करें। दिस इज 100%। महिलाएं बता दी। ये बताओ भाई साहब कि ये जो कह रहे हैं वो लाल टोपी वाले कह रहे हैं कि बहुत असुरक्षा है, और योगी जी कहते हैं कानून व्यवस्था इतना चकाचक है कि गुंडे सब भाग गए हैं। तो ये महिलाओं ने तो बात अपनी रख दी, तो पुरुषों की भी बात हो जाए, युवाओं की भी बात। देखिए, जब से प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, जितने भी गुंडा माफिया थे पहले वो आतंक करते थे, और योगी जी की सरकार आने के बाद वो कह रहे हैं हमें जेलों में बंद कर लो, नहीं तो हमें ठोक दिया जाएगा। तो ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल चौधरी है। बिलाल चौधरी साहब, मतलब योगी जी ने एकदम सही कर दिया। नहीं, बिल्कुल। समाजवादी की सरकार में मुसलमान जो होता था वो गुंडागर्दी करता था, और योगी जी के आने से जो मुसलमान जो पढ़ा लिखा वर्ग नहीं है उसे पता है योगी जी की सरकार है का गलत काम करेंगे हमें जेल भी जाना पड़ेगा और डंडे भी खाने पड़ेंगे और मुकदमा भी लिखा जाएगा। देखिए, गलत काम तो कोई भी बिरादरी करता है, कोई एक वर्ग विशेष नहीं करता है। तो आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूं, और एबीपी न्यूज भी सहमत नहीं है कि कोई एक वर्ग विशेष गुंडाई करता है। तो आप बताइए मैडम। मैं इस बात का खंडन करना चाहूंगी। इन्होंने कहा है कि योगी जी की सरकार जब से आई है तब से महिलाओं सुरक्षित हैं। महिलाएं हमेशा सुरक्षित रही हैं। अभी एक वाक्य बताती हूँ जो कह रही कि हर चौराहे पे एक गाड़ी खड़ी होती है। मैं भी जजी के चौराहे पे के पास ही रहती हूँ। मेरा नाम मीनू गोयल है, मैं शहर से कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हूँ यहाँ पर। तो एक मेरा वाक्य पड़ा कि गाजियाबाद के पास हम लोग मथुरा जा रहे थे, मथुरा के पास जाने से पहले हम गाजियाबाद का जो मोड़ आता है वहाँ मुड़ रहे। ठीक है, इतना मोड़ मत बता। नहीं, तो उसी पे बता रही हूँ ना कि वहाँ की उन्होंने वो नंबर उठाया ही नहीं जब उन पे हमने किया कि भाई हम प्रॉब्लम में हैं, और वो लोग गुंडागर्दी करते रहे। हिंदू वाहिनी का उस पर झंडा लगा हुआ था, और वो जब तक करते रहे जब तक उन्होंने हमारी गाड़ी का शीशा नहीं तोड़ दिया। शीशा नहीं तोड़ दिया। बताइए मंजू चौधरी जी, शीशा टूट जा रहा है, ये कांग्रेसी बहुत असुरक्षित है आपके राज में। एक्चुअली में इनको सुरक्षा का मतलब सिर्फ अपना है, अपनी सुरक्षा स्वयं की। हम समाज की सुरक्षा कर रहे हैं। आपको मैं एक बात बताती हूँ, आज बेटियां गांव से निकलती हैं, स्कूल और कॉलेज जाती हैं, बाद में कोचिंग अटेंड करती हैं स्कूटी से, और रात को 7 बजे भी घर पहुंच रही हैं, 8 बजे भी घर पहुंच रही हैं। और मेरी बहन ने कहा कि 109 पे 9 उस पे 0 पे मामला आप लोगों ने ठीक कर दिया। बिजनौर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और एक सवाल प्रधानमंत्री भी खड़ा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग की तरह दिख रहा है। आजादी के बाद जिस तरीके से मुस्लिम लीग का मामला चल रहा था, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो पटेल से, सरदार पटेल से इत्तेफाक नहीं रखता है। बीजेपी वाले पटेल से इत्तेफाक रखते हैं, आप लोग मुस्लिम लीग जैसा घोषणा पत्र बनाते हैं। कुर्सी पर जो बैठा है वो बुजदिल है, फौलाद नहीं। जनता का दर्द वो क्या समझेगा जिसके घर औलाद नहीं। ये हमारे घोषणा पत्र को भी इस तरह का कह रहे हैं क्योंकि इनका पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने क्राइम खत्म करने की बात की, कुलबीर सेंगर पे 28 मुकदमे। पहले मुस्लिम लीग पे दीजिए, ये तो दुनिया से ये बहुत बज रहा है। पहले ये मुस्लिम लीग जैसा नहीं सकता, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए इससे बढ़िया हो नहीं सकता। बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, टीएमसी इस वक्त प्रदर्शन कर रही है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगातार टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, और इसी को लेकर चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर टीएमसी का यह प्रदर्शन 24 घंटे तक ये प्रदर्शन और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाकर इस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि अब देखिए वहां पर पुलिस उन्हें वहां से हटाने की कोशिश कर रही है, एक एक कर उन्हें हटाया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर टीएमसी का प्रदर्शन, 24 घंटे तक धरने पर बैठे टीएमसी के सांसद, जांच एजेंसीज के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया जा रहा है टीएमसी की तरफ से, और अब आमना सामना भी होता हुआ दिख रहा है पुलिस प्रदर्शनकारियों का, क्योंकि वहां से इन्हें हटाने का काम भी शुरू हो चुका है। तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर टीएमसी के सांसद जो 24 घंटे के लिए धरने पर बैठे हैं। सर आइए, सर प्लीज आइए। तो जिस तरीके से जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही है उस पर लगातार टीएमसी, खुद ममता बनर्जी भी सवाल उठा चुकी हैं। एनआईए के छापेमारी और उसकी कार्रवाई को लेकर भी कटघरे में खड़ा किया था ममता बनर्जी ने, और इसी को लेकर इलेक्शन कमीशन के बाहर धरने पर बैठे टीएमसी के ये सांसद, जिन्हें अब हटाया जा रहा है। तो इस वक्त टीएमसी के सांसद और पुलिस प्रशासन के बीच आमना सामना, देखिए किस तरीके से अब जबरन उन्हें वहां से हटाकर दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, क्योंकि पहले इन्हें समझाया बुझाया गया लेकिन ये नहीं हटे वहां से, और 24 घंटे तक यहीं पर धरना देने की बात टीएमसी की तरफ से कही गई है।
लेकिन अब पुलिस ने उन्हें वहां से बलपूर्वक हटाने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। देखिए कैसे सांसदों को यहां से उठाकर, डेरेक ओब्रायन को भी इस वक्त आप देख रहे हैं यहां से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। और अब इन्हें इस जीप में, इस बस में भरकर यहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा। तो लगातार टीएमसी जांच एजेंसियों की कार्रवाई को कटघरे में खड़ी कर रही है और उनका यही कहना है कि चुनाव का वक्त है, ऐसे में साजिशन इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। और देखिए अब ये एक एक करके इन तमाम सांसदों को, जो टीएमसी के सांसद इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए थे, 24 घंटे का उनका ये प्रदर्शन, पुलिस प्रशासन अब उन्हें वहां से हटाकर इस बस में भरकर दूसरी जगह पर ले जा रहा है। और किस तरीके की तनातनी इस वक्त साफ यहां पर देखी जा रही है। बीजेपी के खिलाफ टीएमसी का ये हल्ला बोल, जांच एजेंसियों को सरकार की कठपुतली कहा जा रहा है तमाम विपक्षी दलों की तरफ से, जिस तरह से चाहे एनआईए की रेड हो या फिर ईडी की पूछताछ। इस पर हमारे साथ अंकित गुप्ता जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। अंकित, तनातनी की स्थिति साफ दिखाई दे रही है, सांसदों को अब यहां से हटाया जा रहा है, टीएमसी के सांसदों को। जी बिल्कुल, देखिए ये वो तमाम प्रतिनिधि मंडल से जुड़े हुए लोग थे जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिसमें जो है शांतनु सेन थे, डोला सेन थी, उसके अलावा जो डेरेक ओब्रायन, सागरिका घोष, ये वो तमाम लोग थे जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उनको यहाँ पर इस वजह से हटाया गया है। पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस वक्त यहाँ बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। उसकी वजह यह है कि केंद्रीय चुनाव आयोग के बाहर ये तमाम प्रतिनिधि मंडल के लोग यहाँ पर धरने पर बैठ गए थे। इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूँ, ये केंद्रीय चुनाव आयोग के बाहर की ये जगह जहां पर ये तमाम प्रतिनिधि मंडल के लोग आए और धरने पर बैठ गए। ऐसा नहीं है कि केंद्रीय चुनाव आयोग की इनसे मुलाकात नहीं हुई थी, चुनाव आयोग ने इनसे मुलाकात भी की थी और जो तमाम इनके मुद्दे थे, जिसमें यह कहा गया था कि सीबीआई, ईडी, एनआईए के जो प्रमुख हैं उनको हटाया जाए, ये इन्होंने अपना जो है मांग रखी थी, केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने ज्ञापन दिया था। लेकिन उसी के बाद में जब ये तमाम जो है नेता बाहर निकल के आते हैं, ज्ञापन देते हैं और अपनी बात रखते हैं मीडिया के सामने, उसके बाद में यहीं पर रणनीति बनाई जाती है। मैं यहीं पर मौजूद था, यहां रणनीति बनाई जाती है कि अगले 24 घंटे तक अब हम शांतिपूर्वक धरने पर बैठेंगे। और उसी वजह से यहां पर कुछ ही देर में, अगर आप निखिल आप तस्वीरें दिखा सकिए कि देखिए किस तरीके से यहां पर जो सुरक्षा बलों को पहले बुलाया गया और उसकी वजह यह भी है कि इस वक्त जैसे ही जो अधिसूचना जारी होती है, आचार संहिता लगती है, जो पुलिस और प्रशासन होता है वो चुनाव आयोग के अधीन आ जाता है। तो जैसे चुनाव आयोग के बाहर धरने की जानकारी पुलिस को मिली, वो यहाँ पर पहुंचे, पहले अपील के हटाने के लिए और बाद में जबरदस्ती हटाया गया। सवाल है आपसे कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग जैसा, कांग्रेस ने हमेशा से देश को बांटा और इनका नारा आज भी वही है, आज भी ये हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ काम करते हैं। जो भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लाती है उसका लाभ मुस्लिम्स को भी मिलता है, उसका लाभ को मिलता है। ये बताइए, बिजनौर से आरएलडी लड़ रही है चौधरी साहब, एक तो आप लेट से आए, तो जब लेट से आएंगे तो गाड़ी छूट जाएगी। खैर कोई बताइए कि ऐसे गाड़ी आपकी तो नहीं छूट जाएगी इसमें चुनाव में? नहीं, हमारी गाड़ी बहुत तेजी स्पीड से चल रही है और 4 जून को सीधे पार्लियामेंट में आपको वहीं नजर आएगी, टेस्ट वहीं गेट पास बनवाते हुए। चलिए आपको शुभकामना भी है। चलिए भाई, बसपा वाले ये बताओ आप कि चंद्रशेखर लड़ रहे हैं नगीना से, वो कह रहे हैं कि इससे बढ़िया मायावती और बसपा को वोट देने से बढ़िया है कि वोट दे दो भाजपा को, क्योंकि वो दलितों की तो बात ही नहीं करती। मैडम दलितों की बात करती है और हमेशा दबे कुचलों की बात की है, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही थी महिला सुरक्षाओं की। मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि जब भाजपा वाले इतने काम कर रहे हैं तो वे दूसरी पार्टी से आयोजित क्यों कर रहे हैं प्रत्याशी? अपने लोगों का टिकट काटकर आज वो बाहर से प्रत्याशी ला रहे हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश जो किसानों की धरती रही है, यहाँ पर उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन क्यों किया, अगर उन्हें अपने काम पे इतना ही भरोसा है? तो अपना काम कर रहे हैं। चलिए मैडम ये बताइए, मैडम अरे खड़े हो, ये बताइए, आप कह रही थी कि पूछेंगे, ये सवाल ये महिला सुरक्षा और कह रही हैं कि बहन जी तो जब दलितों की बात ही नहीं करती तो दे देना चाहिए भाजपा को वोट, काहे झूठे देना है हमें वोट बसपा को, हाथी को, ये चंद्रशेखर रावण कह रहे। जी मेरा सवाल कुछ डिफरेंट है। बताइए डिफरेंट। एज आई सेड, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि हाथरस में जो गुड़िया थी हमारी, उसको रात को 2 बजे जलाना पड़ा बिना
मैं एक सेकंड आप पूछिए, आप एंकर थोड़ी बन जाएंगे। अरे इसको काहे पकड़ रही हैं अरे 1 to 1 नहीं, इधर बताइए, सारी आवाज। See, you are holding the mic. Let me be a little this thing. I want the answer about this thing. ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि रात को 2 बजे अंधेरे में, कौन सा हिंदू धर्म ये परमिशन देता है आपको कि रात को 2 बजे आप किसी बेटी को जलाएंगे बिना उसके परिवार की अनुमति के? बताइए। और पूछिए इसके अलावा भी। मैं पहले इसका जवाब चाहती हूँ। इतना नहीं समय होता है, धड़ाधड़ सवाल। सवाल है मेरे पास, 1 by 1 प्लीज जवाब दीजिए प्लीज। आप तो एंकर बन गई भाई, पूछाओ भाई, दीजिए जवाब। एक ऐसा है, ये बहन जी ने हाथरस की बात करी, इन्होंने भरतपुर की बात नहीं करी। क्यों नहीं की भाई भरतपुर की? बहन थी तब इनके मुंह में दही जम गई थी, तब ये कांग्रेसी कहाँ गए थे। और आज रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, राजस्थान सरकार में सबसे ज्यादा रेप केसेस हैं, रिकॉर्ड है, एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट देखिए आप, तब इनके मुंह में दही जम जाती है। दही जम गई थी क्या आपके मुंह पे? बताइए, पूछ रही है मैडम, आइए वहीं पे आइए। जी दही तो खैर हम जिस समाज से जुड़े हुए हैं, दूध दही का खाना, उसका क्या ही बताएं आपका, लेकिन आपके मुंह में फिलहाल दही जम गई है कि आपसे जो सवाल पूछा गया आपने उसको घुमा दिया। हाथरस की बेटी को क्यों जलाया रात को 2 बजे, आप सिर्फ उसी का जवाब दीजिए। मैडम पूछिए, आज देखिए ये जो पूछ रही है कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन क्रिमिनल होता है ना, वो किसी धर्म का होता है ना वो किसी पार्टी का होता है। अगर कोई गलत काम करेगा तो उसकी सजा उसको मिलेगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस सत्ता में आज की डेट में महिला इतनी सुरक्षित है कि आम महिला, 1-2 तो क्राइम हर जगह होते हैं, हर पार्टीज में होते हैं, लेकिन आज महिला सुरक्षित है। रात को 12 बजे भी वो अपनी स्कूटी लेकर सड़कों पर निकल सकती है। सहमत है? नहीं, BHU रेप केस में, IIT BHU रेप केस में कौन 3 लोग पकड़े हैं, किस पार्टी से हैं वो तीनों, आप बता सकते हैं? बताइए भाई। मैं वही बात कह रही हूँ कि जो गलत है वो हर धर्म का व्यक्ति गलत है। ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म का गलत है और मुस्लिम का सही हो जाएगा। बात है, बताइए साहब। देखिए, जहां तक ये बात चल रही है, ये तो एक तर्क वितर्क वाली बात है। जहां तक विकास की बात चल रही थी, पहले बहन जी ने कहा था कि सड़कें नहीं है वहां तक। आज बिजनौर में ऐसी सड़कें हैं, अगर आप थोड़ा सा भी रपट जाएं तो नजीबाबाद जाकर रुके, थोड़ा सा भी बिजनौर से रपट जाएं तो नजीबाबाद जाकर रुके, नदी में फिसल के पहुंच जाए। अरे साहब, बिजनौर में वो सड़कें बन चुकी हैं, बिजनौर में किसी की भी रोड को निकल जाए, सारी 4 लेन सड़कें हैं, एक भी सड़क ऐसी नहीं है। बता दीजिए कोई लिंक रोड भी। ने तो बिहार के लालू का उदाहरण भी छोड़ दिया एकदम पीछे। लिंक रोड भी ऐसा नहीं है जो 4 लेन नहीं है। दूसरी बात यह है, ऐसा रोड है कि मतलब अगर लपट गए तो सीधे गंगा। एक इन्होंने वो उठाया था मुद्दा कि बिजली नहीं आती। समझ गए, बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल पूछा। क्या सर? बिजनौर से बैराज तक चले जाइए, गर्भवती औरत का गर्भ गिर जाएगा, नहीं तो आप जाके देख लीजिए, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। अरे कितना सरपट सड़कें, गंगा में घुस जाओगे। 8 कैजुअलिटी हो चुकी हैं, लोग गिर के मर चुके हैं, वो शायद सड़क इन्हें दिखाई नहीं दी। आओ बताओ जवाब। हाँ, और वो नूरपुर रोड देख लो, और इतने गड्ढे हैं बिजनौर से बैराज तक, इतने गड्ढे हैं, 4 कैजुअलिटी। इतने गड्ढे हैं, आप कह रहे हो कि घुस जाओ। वो वन विभाग की NOC की वजह से रुका हुआ था, अब शुरू हो रहा है काम। आपने देखा नहीं है, बैराज से आगे प्लांट बन चुका है और रोड बनने वाली है। दूसरी बात यह है, बैराज पे तो मुर्दे जाते हैं, जिंदे जाते ही कहाँ। ये सारी इतना ठमक के सवाल नहीं होगा। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये बड़ा पेश है। वो जनता बताएगी कौन बनेगा प्रधानमंत्री, और पूरे रिपोर्ट कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन बनेगा इस बार? राहुल गांधी। अभी तक मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला है। वो सवाल तो जनता वोट के माध्यम से जवाब। कोई सड़कें नहीं बनी हैं, शायद उनके व्हाट्सएप पे आया होगा। मैं बिल्कुल तैयार, एक सेकंड, मैं बिल्कुल तैयार हूँ इन्हें अपने साथ ले जाने के लिए। मैं इनको बिजनौर घुमाऊंगी पूरा, एक विधानसभा में। अभी एक रेप हुआ था बिजनौर में, 7 साल की लड़की का, वो नहीं पता इन बहनों को, और एक 7 साल की लड़की गुलदार खा गई लाहौर के क्षेत्र में, वो नहीं पता इन बहनों को। बताओ भाई बहन। वो गुलदार बीजेपी ने नहीं भेजा था, वो जंगल से आया था, वो बीजेपी ने नहीं भेजा, कांग्रेस ने नहीं भेजा था, वो बीजेपी। गुलदार बीजेपी भेज दे रही क्या? गुलदार बाघ को भी भेज दे रही है बीजेपी।
देखिए, गुलदार को प्रबंध करने का सरकार का काम होता है, तो ये सरकार क्यों नहीं कर रही? सुरक्षा की बात हुई थी, 7 साल की लड़की का रेप हुआ, कूड़े में डाल दिया, बिजनौर से बाहर की। बताओ ये तो किसी भी राज्य में हो सकता है, आपके उसमें भी हो सकता है, क्रिमिनल तो हर उसमें होता है। आप फिर क्लेम मत कीजिए कि महिला सुरक्षित है। आप महिला होकर कैसे क्लेम करें कि महिलाएं बिल्कुल भी, बच्ची सुरक्षित नहीं है, नहीं सुरक्षित है। सब सुरक्षित है, सब सुरक्षित है। इतना किसी के राज्य में सुरक्षित नहीं थी महिला जितना बीजेपी। बताइए, कह रहे हैं सुरक्षित ही नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित है। हर सरकार में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन ये थोड़ा एक मुद्दा पकड़ के रख लिए। 33% आरक्षण के साथ हर चीज मिली हुई है। और मैडम ये बताइए, ये शेरबाज पठान कौन है? इनके बारे में कुछ वर्णन कीजिए। उनके बारे में तो जानना पहचानेंगे हम। 46 मुकदमे शेरबाज पठान के नाम है, जो कांग्रेस का अध्यक्ष है जिले का। और जहाँ तक आपने कहा ना कि RLD बीजेपी का समझौता। अब मैम उनसे क्वेश्चन पूछे हमने, इनके बारे में बताइए। संदेश खाली के ऊपर आप जवाब दीजिए मुझे कि संदेश खाली में क्या हो रहा है वहाँ पर। आप मुझे बताइए, आपकी यूपी हाथरस में क्या हुआ, BHU में क्या हुआ, अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में कौन इन्वॉल्व है, और 4 करोड़ की नकदी पकड़ी गई है, वो किसकी है? चलिए, संदेश खाली के बारे में तो बताइए, फिर हम उसका जवाब देंगे। अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा पूछ रही है, ये हाथरस पूछ रही है, ये बिजनौर की जनता है।